जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ अब एक बड़ा स्टेप उठाने जा रहा है। दरअसल डीआरडीओ अतुल्य एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार यानी कि एडीएफसीआर के लिए फोटनिक बेस्ड ट्रांसमीटर और रिसीवर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। यानी कि अब रडार की दुनिया में लाइट की स्पीड से काम करने वाले सिस्टम्स आने वाले हैं। अतुल्य एडीएफसीआर डीआरडीओ के द्वारा विकसित और बीएल के द्वारा निर्मित एक एडवांस रडार है जो दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। ये दिन और रात और हर मौसम में काम कर सकता है और एक समय में 80 से ज्यादा लक्ष्यों की निगरानी और 50 को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षा की सुविधा भी है। अब तक रडार सिस्टम माइक्रोवेव सिग्नल्स पर बेस्ड होते थे, लेकिन डीआरडीओ अब फोटोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ऑप्टिकल के रूप में बदलकर प्रोसेस किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे, जैसे कि बेहद तेज सिग्नल प्रोसेसिंग, स्टेल्थ विमानों की बेहतर पहचान, जैमिंग से सुरक्षा और सटीक टारगेटिंग, कम आकार, वजन और बिजली की खपत, और इवन स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं। 2025 में डीआरडीओ ने भारत का पहला फोटनिक रडार सिस्टम पेश किया था, जो अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों की तकनीक के बराबरी पर है। इसका ट्रायल 2025 के अंत में होने वाला है। अतुल्य रडार में इसका पूरा इंटीग्रेशन 2030 के शुरुआती दशक में किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के J-35 स्टाइल फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो भारत भी एएमसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ऐसे में डीआरडीओ का ये फोटनिक छलांग भारत को नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस के युग में ले जाएगी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब केवल एमका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भारतीय वायुसेना के एक टॉप अधिकारी ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट की दिशा में शुरुआती इन्वेस्टमेंट और योजना की वकालत भी की है, ताकि भारत भविष्य की हवाई लड़ाइयों में पीछे न रह जाए। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी मानते हैं कि एएमसी के ट्रायल्स के शुरू होने, जो कि 2028 के बाद ही हो पाएगा, इसी दौरान 6th जनरेशन के फाइटर जेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 2035 के बाद भारत फिर इंतजार वाली स्थिति में न फंस जाए। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स आप सब जानते हैं कि इसमें एआई बेस्ड निर्णय लेने की क्षमता होगी, ऑप्शनली मैन क्षमता होगी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होंगे, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा, इवन ये स्टेल्थ होने के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कैरी करेंगे। बाकायदा इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि एएमसी मार्क 2 में कुछ 6th जनरेशन की तकनीक भी जोड़नी चाहिए, जैसे कि एडेप्टिव इंजन, एआई बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कंट्रोल क्षमता। इससे भारत का एएमसी मार्क 2 धीरे धीरे 6th जनरेशन तक पहुंच सकता है। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका का NGAD है, यूरोप का FCAS है, ये सब अपने ट्रायल के फेज में। चाइना ने तो अपने 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। ऐसे में भारत को 2040 तक 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट उड़ान योग्य बनाना काफी जरूरी हो जाता है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग ने नए कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बना दिया है। दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स को AIM-120 AMRAAM मिसाइलें मिलने की संभावना है, और ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल एयर टू एयर लड़ाई में किया जाता है। अमेरिकी कंपनी रेथेन को करीबन 41.68 मिलियन यानी कि 350 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं, जिससे कि ये कुल कॉन्ट्रैक्ट 2100 करोड़ रुपए का हो गया। ये सौदा कई देशों के लिए है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब, जापान, और अब पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान को कौन सी मिसाइलें मिलेंगी, इसमें भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि मिसाइल के 2 वेरिएंट हैं, AIM-120C8 एक्सपोर्ट वेरिएंट है और AIM-120D3 यूएस एयरफोर्स वाला एडवांस वर्जन है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को C8 वाला वेरिएंट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका D3 जैसी एडवांस मिसाइलों को पाकिस्तान को देने से बचेगा। C8 वेरिएंट में लगभग 160 किलोमीटर तक की रेंज है, और ये दुश्मन के जैमिंग से बचने के लिए एडवांस GPS/INS गाइडेंस सिस्टम से लैस है। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान ने 2006 में अमेरिका से 500 AIM-120C5 मिसाइलें खरीदी थी। अब ये पुरानी पड़ चुकी है और 2028 के बाद ये ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर C8 वेरिएंट उनके लिए नेचुरल अपग्रेड होगा। हालांकि इसमें भारत के लिए टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को यहाँ पर अपनी तैयारियां पूरी करनी होगी, क्योंकि भारत के पास फिलहाल राफेल फाइटर जेट है। इसके अलावा भारत की खुद की अस्त्र मिसाइलें भी तैयार हो रही है, लेकिन भारत को अस्त्र मार्क 2 पर ज्यादा फोकस करना होगा, जो कि इस AMRAAM को टक्कर दे सकती है। और पाकिस्तान के पास इन मिसाइलों के आने से पाकिस्तान की AEW और कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इस नेटवर्क में अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देशों की मदद भी शामिल हो सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर की घटना ने दिखा दिया कि यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि एक NATO सपोर्टेड ऑपरेशन था, जिसमें पश्चिमी देशों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। वहीं दोस्तों, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अपने नए 1500 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये इंजन भारत के आने वाले फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCV प्रोग्राम का दिल बनने जा रहा है। यह इंजन पूरी तरीके से CVRD के द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी इंजन है, जो कि भारत के मिन बैटल टैंक्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये 1500 हॉर्स पावर का है। CVRD ने दोस्तों इस इंजन के प्रोडक्शन के लिए भारतीय कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है।
चुनी हुई कंपनियों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें इंजन का प्रोडक्शन और असेंबली शामिल है। पावर पैक और वाहन पर परीक्षण भी ये करेंगे। फील्ड ट्रायल्स और ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग भी की जाएगी। इंजन में टेस्ट का इंटीग्रेशन और सपोर्ट भी किया जाएगा। पहले फेज में 10 इंजन बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 फील्ड ट्रायल्स के लिए और 5 टेस्टिंग और ड्यूरेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। आपको बता दें कि ज्यादातर पार्ट्स और सबसिस्टम्स भारत में ही बनाए जाएंगे और CVRD सभी डिजाइन, 3D मॉडल्स और टेस्ट डॉक्यूमेंट्स कंपनियों को उपलब्ध कराएगा, लेकिन कोई बड़ा डिजाइन बदलाव इसमें नहीं किया जा सकेगा। इवन दोस्तों, भारत अब अपने पुराने T-72 और अर्जुन टैंकों की जगह नए FRCV लाने की तैयारी कर रहा है। नया इंजन काफी पावरफुल होगा और ये चाइना के VT4 और पाकिस्तान के अल खली टैंक से बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा। दोस्तों, भारतीय सेना को इस साल 75,000 AK-203 राइफलें मिलने वाली हैं। ये राइफलें कोरबा अमेठी फैक्ट्री में असेंबल हो रही हैं और ज्यादातर हिस्से अब देश में ही बनते हैं। AK-203 जो कि 7.62 × 39 mm कैलिबर में है, ज्यादा रोकथाम और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ आती है और ये इंसास की जगह ले रही है। आपको बता दें कि IRRPL की ये योजना है कि 2026 तक हर महीने 12,000 AK-203 राइफलें बनाई जाएंगी। आगे का लक्ष्य है अगले 5 सालों में 6 लाख से अधिक राइफलों को डेवलप करना और उन्हें एक्सपोर्ट भी करना। वहीं भारतीय नौसेना ने दोस्तों INS अनुरोध को औपचारिक रूप से अपने फ्लीट में शामिल कर लिया है। ये भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट है। ये करीबन 77 मीटर लंबा और 1500 टन वजनी है। ये युद्धपोत उथले और तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। जहाज में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जो दुश्मनों की पनडुब्बियों को सटीकता से पहचानने, ट्रैक करने और नष्ट करने में इसे सक्षम बनाते हैं। आपको बता दें कि इसमें 3 वाटर जेट प्रपल्जन सिस्टम है। ये जहाज मैरीटाइम सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, कोस्टल डिफेंस और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसी अलग अलग भूमिकाओं में काम आ सकता है। इसमें 80% से ज्यादा सामग्री स्वदेशी है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश अब चाइना से 20 J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश साल 2027 तक 20 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। इन विमानों की कीमत, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अन्य खर्च भी इसमें शामिल होंगे। मतलब ये डील 2026 से 27 के बीच साइन हो सकती है और 2035 से 36 के बीच किस्तों में इनका भुगतान किया जाएगा। सौदा या तो सीधे चाइना की सरकार से या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व्यवस्था के तहत होगा। इसमें बताया जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीबन $60 मिलियन है। सिर्फ विमानों की कुल कीमत लगभग $1.2 अरब होगी, जबकि बाकी खर्चे जोड़ने पर यह रकम $2.2 अरब तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि जब से मोहम्मद यूनिस चाइना गए हैं, तब से चीन के साथ उनके संबंध बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए इन एयरक्राफ्ट को खरीदने पर भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। J-10C चाइना के फाइटर जेट J-10C का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसमें ISRR, PL-15 मिसाइल और मल्टी रोल क्षमताएं। पाकिस्तान को भी यही विमान मिले हुए। इवन पाकिस्तान तो इससे बड़े बड़े दावे भी कर चुका है। और अभी हाल ही में दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि तुर्की भी बांग्लादेश की वायुसेना को सपोर्ट करने वाला है। यानी कि एक पूरा नेक्सस यहाँ पर आपको दिख सकता है किस तरीके से तुर्की प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना बांग्लादेश को मजबूत कर रहे हैं, ताकि भारत के लिए एक मोर्चा प्रॉपर तरीके से खोला जा सके निकट भविष्य में। वहीं दोस्तों, चाइना ने हाल ही में दावा किया है कि उसके J-16 फाइटर जेट ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 को लॉक किया। ये दावा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये हलचल भी मचा देगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि चाइना की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। अगर वाकई में चाइना F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स को लॉक करने में सक्षम है, तो यह अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि चाइना के पास अब ऐसे सेंसर्स या एल्गोरिथम है जो कि स्टेल्थ तकनीक की कमजोरियों को पहचान सकते हैं। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है और अमेरिका के लिए चाइना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल चाइना के इस दावे को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। ये दावा तकनीकी रूप से संभव तो है, लेकिन काफी कठिन है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये चाइना का प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हो सकता है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। फिर भी अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, एयर डोमिनेंस की नई जंग शुरू होने वाली है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको किस वाले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।